साप्ताहिक दिव्यांगजन समाचार के इस दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में आप सभी को इस हफ्ते सभी समाचार पत्रों में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकाशित हुए कुछ मुख्य समाचार प्राप्त कराए जाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यूपी में अब दिव्यांग आश्रितों की जल्द होगी भर्ती। हैप्पी न्यूज शाम के 4:11 8 दिसंबर 2024 खनऊ यूपी में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। अब डीजी होमगार्ड के स्तर से गठित समिति की संस्तुति के बाद ऐसे आश्रितों की नियुक्ति हो सकेगी। खबर के अनुसार शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार इस प्रक्रिया की शुरुआत अब जिला स्तर से होगी। पहले सीएमओ की समिति जांच करेगी और सही पाए जाने पर यह जिला कमांडेंट को अपनी संस्तुति भेजेगी। फिर जिला कमांडेंट अपनी संस्तुति डीजी होमगार्ड को भेजेगा, जो इसके सभी तथ्यों की जांच करवाएंगे। इसके बाद समिति की सिफारिश पर ही आश्रितों की नियुक्ति की जाएगी। यह आदेश 2022 में लगाए गए रोक के बाद आया है, जब गोरखपुर और अन्य जिलों में अपात्र व्यक्तियों को यह सुविधा दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। बता दें कि अब 225 से अधिक मामले जो लंबित थे, उन पर विचार किया जा रहा है और नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। इसके साथ ही 80,000 होमगार्डों को ईपीएफ देने की प्रक्रिया पर भी मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत होमगार्डों से रजिस्ट्रेशन की चित्रकूट, सूचना का अधिकार अधिनियम व मानवाधिकार की दी जानकारी। अमर उजाला रात के 11:10 9 दिसंबर 2024 त्रिकूट खोही। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम और इसका मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यों से संबंध विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सूचना का अधिकार आयोग लखनऊ के उप सचिव तेजस्कर पांडे ने आरटीआई अधिनियम के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक महत्व और इसके माध्यम से पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कहा कि यह अधिनियम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि सरकारी नीतियों और योजनाओं में व्याप्त कमियों को भी उजागर कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उप सचिव ने अपनी लिखी हुई सामान्य अध्ययन पुस्तक विश्वविद्यालय को भेंट की। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम का संस्कृत अनुवाद भी विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति जगतगुरु रामभद्राचार्य को भेंट किया। यह पहल छात्रों और शिक्षकों को आरटीआई अधिनियम की गहरी समझ प्रदान करने के साथ संस्कृत भाषा के माध्यम से इसे व्यापक संदर्भ में अध्ययन करने का अवसर देगी। कुलाधिपति ने कहा कि यह प्रयास छात्रों को न केवल सूचना के अधिकार के महत्व को समझने में मदद करेगा, बल्कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत के महत्व को भी उजागर करेगा। कुलपति प्रो शिशिर कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। इंदौर युग पुरुष आश्रम केस विवादों में घिरा दिव्यांग और अनाथ बच्चों का आश्रम। आज फिर एक बच्ची की मौत, अब तक इतने बच्चों की गई जान। IBC 24 दोपहर के 1:13 10 दिसंबर 2024 इंदौर युग पुरुष आश्रम केस। इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित युग पुरुष आश्रम में एक बार फिर बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। फिलहाल मौत की वजह अज्ञात है। बता दें कि साल 2024 में आश्रम में 8वीं मौत दर्ज की गई है। दिव्यांग और अनाथ बच्चों के मिलता है आश्रय। मालूम हो कि युग पुरुष धाम आश्रम दिव्यांग और अनाथ बच्चों का आश्रय है। बीते 22 नवंबर को भी एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। वह सुबह बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली। जानकारी के मुताबिक बच्ची नर्मदापुरम की है और 2 साल पहले आश्रम में आई थी। 10 बच्चों की मौत से चर्चाओं में आया था आश्रम। बता दें कि जुलाई में युग पुरुष आश्रम 10 बच्चों की मौत से चर्चाओं में आया था। आश्रम में एक कर 10 बच्चों की मौत हो गई थी। तब बच्चों की मौत का सिलसिला जून के तीसरे हफ्ते में शुरू हो गया था, लेकिन छिपाया गया था। इसके बाद में अन्य बच्चे भी बीमार पड़ने लगे थे। कुल 50 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान पता चला था कि वे डिहाइड्रेशन के शिकार थे। FAQ: एक युग पुरुष आश्रम कहाँ है? साप्ताहिक दिव्यांगजन समाचार के इस दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में आप सभी को इस हफ्ते सभी समाचार पत्रों में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकाशित हुए कुछ मुख्य समाचार प्राप्त कराए जाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यूपी में अब दिव्यांग आश्रितों की जल्द होगी भर्ती। हैप्पी न्यूज शाम के 4:11 8 दिसंबर 2024 खनऊ यूपी में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। अब डीजी होमगार्ड के स्तर से गठित समिति की संस्तुति के बाद ऐसे आश्रितों की नियुक्ति हो सकेगी। खबर के अनुसार शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार इस प्रक्रिया की शुरुआत अब जिला स्तर से होगी। पहले सीएमओ की समिति जांच करेगी और सही पाए जाने पर यह जिला कमांडेंट को अपनी संस्तुति भेजेगी। फिर जिला कमांडेंट अपनी संस्तुति डीजी होमगार्ड को भेजेगा, जो इसके सभी तथ्यों की जांच करवाएंगे। इसके बाद समिति की सिफारिश पर ही आश्रितों की नियुक्ति की जाएगी। यह आदेश 2022 में लगाए गए रोक के बाद आया है, जब गोरखपुर और अन्य जिलों में अपात्र व्यक्तियों को यह सुविधा दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। बता दें कि अब 225 से अधिक मामले जो लंबित थे, उन पर विचार किया जा रहा है और नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। इसके साथ ही 80,000 होमगार्डों को ईपीएफ देने की प्रक्रिया पर भी मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत होमगार्डों से रजिस्ट्रेशन की चित्रकूट, सूचना का अधिकार अधिनियम व मानवाधिकार की दी जानकारी। अमर उजाला रात के 11:10 9 दिसंबर 2024 त्रिकूट खोही। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम और इसका मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यों से संबंध विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सूचना का अधिकार आयोग लखनऊ के उप सचिव तेजस्कर पांडे ने आरटीआई अधिनियम के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक महत्व और इसके माध्यम से पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कहा कि यह अधिनियम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि सरकारी नीतियों और योजनाओं में व्याप्त कमियों को भी उजागर कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उप सचिव ने अपनी लिखी हुई सामान्य अध्ययन पुस्तक विश्वविद्यालय को भेंट की। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम का संस्कृत अनुवाद भी विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति जगतगुरु रामभद्राचार्य को भेंट किया। यह पहल छात्रों और शिक्षकों को आरटीआई अधिनियम की गहरी समझ प्रदान करने के साथ संस्कृत भाषा के माध्यम से इसे व्यापक संदर्भ में अध्ययन करने का अवसर देगी। कुलाधिपति ने कहा कि यह प्रयास छात्रों को न केवल सूचना के अधिकार के महत्व को समझने में मदद करेगा, बल्कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत के महत्व को भी उजागर करेगा। कुलपति प्रो शिशिर कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। इंदौर युग पुरुष आश्रम केस विवादों में घिरा दिव्यांग और अनाथ बच्चों का आश्रम। आज फिर एक बच्ची की मौत, अब तक इतने बच्चों की गई जान। IBC 24 दोपहर के 1:13 10 दिसंबर 2024 इंदौर युग पुरुष आश्रम केस। इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित युग पुरुष आश्रम में एक बार फिर बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। फिलहाल मौत की वजह अज्ञात है। बता दें कि साल 2024 में आश्रम में 8वीं मौत दर्ज की गई है। दिव्यांग और अनाथ बच्चों के मिलता है आश्रय। मालूम हो कि युग पुरुष धाम आश्रम दिव्यांग और अनाथ बच्चों का आश्रय है। बीते 22 नवंबर को भी एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। वह सुबह बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली। जानकारी के मुताबिक बच्ची नर्मदापुरम की है और 2 साल पहले आश्रम में आई थी। 10 बच्चों की मौत से चर्चाओं में आया था आश्रम। बता दें कि जुलाई में युग पुरुष आश्रम 10 बच्चों की मौत से चर्चाओं में आया था। आश्रम में एक एक कर 10 बच्चों की मौत हो गई थी। तब बच्चों की मौत का सिलसिला जून के तीसरे हफ्ते में शुरू हो गया था, लेकिन छिपाया गया था। इसके बाद में अन्य बच्चे भी बीमार पड़ने लगे थे। कुल 50 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान पता चला था कि वे डिहाइड्रेशन के शिकार थे। FAQ: एक युग पुरुष आश्रम कहाँ है? साप्ताहिक दिव्यांगजन समाचार के इस दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में आप सभी को इस हफ्ते सभी समाचार पत्रों में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकाशित हुए कुछ मुख्य समाचार प्राप्त कराए जाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यूपी में अब दिव्यांग आश्रितों की जल्द होगी भर्ती। हैप्पी न्यूज शाम के 4:11 8 दिसंबर 2024 खनऊ यूपी में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है।
ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। अब डीजी होमगार्ड के स्तर से गठित समिति की संस्तुति के बाद ऐसे आश्रितों की नियुक्ति हो सकेगी। खबर के अनुसार शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार इस प्रक्रिया की शुरुआत अब जिला स्तर से होगी। पहले सीएमओ की समिति जांच करेगी और सही पाए जाने पर यह जिला कमांडेंट को अपनी संस्तुति भेजेगी। फिर जिला कमांडेंट अपनी संस्तुति डीजी होमगार्ड को भेजेगा, जो इसके सभी तथ्यों की जांच करवाएंगे। इसके बाद समिति की सिफारिश पर ही आश्रितों की नियुक्ति की जाएगी। यह आदेश 2022 में लगाए गए रोक के बाद आया है, जब गोरखपुर और अन्य जिलों में अपात्र व्यक्तियों को यह सुविधा दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। बता दें कि अब 225 से अधिक मामले जो लंबित थे, उन पर विचार किया जा रहा है और नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। इसके साथ ही 80,000 होमगार्डों को ईपीएफ देने की प्रक्रिया पर भी मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत होमगार्डों से रजिस्ट्रेशन की चित्रकूट, सूचना का अधिकार अधिनियम व मानवाधिकार की दी जानकारी। अमर उजाला रात के 11:10 9 दिसंबर 2024 त्रिकूट खोही। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम और इसका मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यों से संबंध विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सूचना का अधिकार आयोग लखनऊ के उप सचिव तेजस्कर पांडे ने आरटीआई अधिनियम के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक महत्व और इसके माध्यम से पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कहा कि यह अधिनियम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि सरकारी नीतियों और योजनाओं में व्याप्त कमियों को भी उजागर कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उप सचिव ने अपनी लिखी हुई सामान्य अध्ययन पुस्तक विश्वविद्यालय को भेंट की। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम का संस्कृत अनुवाद भी विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति जगतगुरु रामभद्राचार्य को भेंट किया। यह पहल छात्रों और शिक्षकों को आरटीआई अधिनियम की गहरी समझ प्रदान करने के साथ संस्कृत भाषा के माध्यम से इसे व्यापक संदर्भ में अध्ययन करने का अवसर देगी। कुलाधिपति ने कहा कि यह प्रयास छात्रों को न केवल सूचना के अधिकार के महत्व को समझने में मदद करेगा, बल्कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत के महत्व को भी उजागर करेगा। कुलपति प्रो शिशिर कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। इंदौर युग पुरुष आश्रम केस, विवादों में घिरा दिव्यांग और अनाथ बच्चों का आश्रम। आज फिर एक बच्ची की मौत। अब तक इतने बच्चों की गई जान। IBC 24 दोपहर के 1:13 10 दिसंबर 2024 इंदौर युग पुरुष आश्रम केस, इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित युग पुरुष आश्रम में एक बार फिर बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। फिलहाल मौत की वजह अज्ञात है। बता दें कि साल 2024 में आश्रम में 8वीं मौत दर्ज की गई है। दिव्यांग और अनाथ बच्चों के मिलता है आश्रय। मालूम हो कि युग पुरुष धाम आश्रम दिव्यांग और अनाथ बच्चों का आश्रय है। बीते 22 नवंबर को भी एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। वह सुबह बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली। जानकारी के मुताबिक बच्ची नर्मदापुरम की है और 2 साल पहले आश्रम में आई थी। 10 बच्चों की मौत से चर्चाओं में आया था आश्रम। बता दें कि जुलाई में युग पुरुष आश्रम 10 बच्चों की मौत से चर्चाओं में आया था। आश्रम में एक एक कर 10 बच्चों की मौत हो गई थी। तब बच्चों की मौत का सिलसिला जून के तीसरे हफ्ते में शुरू हो गया था, लेकिन छिपाया गया था। इसके बाद में अन्य बच्चे भी बीमार पड़ने लगे थे। कुल 50 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान पता चला था कि वे डिहाइड्रेशन के शिकार थे। FAQ: एक युग पुरुष आश्रम कहाँ है? इस शुभ घड़ी के मौके पर दूल्हा दुल्हन ने एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने अपने हाथों से कई दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर दिया और उनका आशीर्वाद लिया। आंचल और विभोर की शादी में कई बड़ी हस्तियां भी आई थी। शादी के कार्यक्रम में फिल्म बजरंगी भाईजान के एक्टर मनोज बख्शी भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस मौके पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। वहीं इस शादी समारोह में कई बड़े अधिकारी भी आए थे, जिन्होंने आंचल और विभोर को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। दिव्यांग लोगों के साथ मनाई खुशियां। आजकल शादियों का मौसम चल रहा है और हर तरफ शादियां हो रही है। आम तौर पर जहां शादियों वाले परिवार में लोग खुशियों के बीच झूम रहे होते हैं,
ऐसे में दिल्ली के भसीन परिवार में एक ऐसी शादी हुई जिसमें दिव्यांग लोगों को शादी के शुभ मौके पर दूल्हा दुल्हन ने व्हीलचेयर देकर अपनी शादी की नई जिंदगी की शुरुआत की और खुशियां मनाई, जिसने समाज में एक नया मिसाल स्थापित कर दिया। शादी को अलग अलग तरीके से यादगार बनाते हैं। इस समय देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है, जिसके चलते इन दिनों शादियों से जुड़े कई सारे वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब वेडिंग वायरल वीडियोज हो रहे हैं, जिसमें दुल्हा दुल्हन एक से बढ़कर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। कोई गरीबों को शादी के मौके पर खाना खिला रहा है, तो कोई उनको कपड़े बांट रहा है। वहीं ठंड का सीजन होने के चलते लोग शादियों में गरीबों को कंबल सहित अन्य जरूरत के सामान भी बांट रहे हैं। ऑटिज्म व बौद्धिक दिव्यांग बच्चे भी चला पाएंगे स्मार्टफोन और लैपटॉप। मित्र की तरह मदद करेगा ये उपकरण। अमर उजाला दोपहर के 3:59 12 दिसंबर 2024। ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी स्मार्टफोन और लैपटॉप का प्रयोग कर पाएंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में युवा नवोन्मेषकों की एक टीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित वर्चुअल रियलिटी फ्रेंड नामक उपकरण तैयार कर रही है। यह उपकरण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों की मित्र की तरह मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैकाथॉन युवा नवोन्मेषक संवाद में यह विशिष्ट उपकरण बनाने वाली श्रीनगर स्थित NIT की बिग ब्रेन्स टीम से बात की। टीम की सदस्य सईदा ने बताया कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के लिए वर्चुअल रियलिटी फ्रेंड नामक उपकरण बना रहे हैं। यह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों की मदद करेगा। विशेष बच्चे इस उपकरण का उपयोग संवाद कौशल संवर्धक के रूप में करेंगे। यह उपकरण विशेष बच्चों के मित्र के रूप में काम करेगा। इससे वे स्मार्टफोन, लैपटॉप का उपयोग कर पाएंगे। AI संचालित यह उपकरण वर्चुअल रियलिटी समाधान है, जो उन्हें भाषा सीखने या लोगों से बातचीत करने आदि जैसी उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में सहायता करेगा। टीम ने बताया कि एक सदस्य की रिश्तेदार ऑटिज्म से पीड़ित है, इसलिए उन्हें इन विशेष बच्चों की दिक्कतों के समाधान के लिए उपकरण बनाने की प्रेरणा मिली। यमन के छात्र ने सरकार को धन्यवाद दिया। ऑटिज्म बच्चों की मदद के लिए उपकरण बनाने वाली टीम में यमन के छात्र मोहम्मद अली भी हैं। वे स्टडी इन इंडिया के तहत CSE में BTech करने भारत आए हैं। उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसी शानदार पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र को धन्यवाद दिया। चुनौतियों से निपटने को अपग्रेड करना जरूरी। PM ने कहा, ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान आवश्यक होंगे। उनका समाधान लाखों बच्चों के लिए मददगार होगा। बेशक यह तकनीक भारत में बन रही है, लेकिन उसका वैश्विक स्तर पर प्रयोग होगा। PM ने पूरी टीम को उनके इस नए प्रयास के लिए बधाई दी है। साथ ही तकनीक को लगातार अपग्रेड करने का गुरुमंत्र भी दिया। अब साइबर ठगी, ड्रोन या पक्षी की पहचान होगी। वर्ष 2023 में भारत में 3 करोड़ से अधिक साइबर हमले हुए हैं। साइबर हमलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हैक ड्रीमर्स टीम साइबर हमलों को रोकने के लिए तकनीक विकसित करने में जुटी है। ऐसे ही मस्टिक ओरिजिनल्स की टीम सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए माइक्रो डॉपलर आधारित लक्ष्य वर्गीकरण बना रही है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों, हवाई अड्डों जैसे संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और पक्षी को पहचानने में मदद करेगा, क्योंकि दूर से दोनों एक जैसे दिखते हैं। यह तकनीक फिंगरप्रिंट पर आधारित होगी। इसमें पंजों के निशान से पता लग जाया करेगा। PM ने युवा इनोवेटर्स से कहा कि तकनीक बेहद अहम है, लेकिन दुश्मन लगातार तकनीक का तोड़ निकालता है। इसलिए इन तकनीक का फायदा तभी होगा जब लगातार इसको अपग्रेड किया जाए। 14 लाख विद्यार्थियों ने दिलाया 3,000 दिक्कतों का समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नवोन्मेषकों से अगले हैकाथॉन में वे वैश्विक समस्याओं के समाधान पर काम करने का आग्रह किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि अभी तक 7 संस्करणों में 65,000 संस्थानों के 14 लाख विद्यार्थियों ने 2 लाख टीम बनाकर करीब 3,000 दिक्कतों पर काम किया है। सैकड़ों नए स्टार्टअप आए हैं। वर्ष 2017 में अब तक छात्रों की तरफ से 7,000 से ज्यादा आइडिया सबमिट किए गए थे। वर्ष 2024 में इनका आंकड़ा 57,000 पार कर गया है। इससे साफ होता है कि भारत का युवा किस तरह से अपने देश की चुनौतियों के लिए काम कर रहा है। हैकथॉन का 7वां संस्करण देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू हुआ है। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक बिना रुके चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक चलेगा। इन केंद्रों पर 300 से अधिक विद्यार्थियों की टीमें भाग ले रही हैं। अदानी फाउंडेशन ने
000 दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए गुजरात सरकार के साथ की साझेदारी। इंडिया न्यूज रात के 8:49 12 दिसंबर 2024। एनडीए न्यूज, इंडिया न्यूज, अडानी फाउंडेशन, गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से अडानी फाउंडेशन ने गुजरात भर में 7,000 से अधिक दिव्यांगों, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। यह घोषणा मंगलवार 3 दिसंबर को गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए एयरपोर्ट्स के निदेशक जीत अडानी ने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अडानी समूह के योगदान पर प्रकाश डाला। जीत अडानी ने कही यह बात। जीत अडानी ने कहा, आज मैं न केवल अडानी समूह के एक नेता के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, बल्कि आप सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों के अविश्वसनीय साहस और प्रेरणा से गहराई से प्रभावित हूँ। आपकी ताकत को देखकर मुझे जीवन का असली सार समझने में मदद मिलती है। अडानी समूह की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी प्रगति और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में अडानी फाउंडेशन ने कौशल विकास कार्यक्रमों, आजीविका के अवसरों, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए उपकरणों और सहायता के प्रावधान के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे, खासकर कच्छ के मुंद्रा, खावड़ा और लखपत तालुका में। 7,055 दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा लाभ। दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपनी स्वावलंबन पहल के तहत अडानी फाउंडेशन ने गुजरात सरकार के साथ साझेदारी में विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वावलंबन परियोजना दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानजनक और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन और अवसर प्रदान करती है। 2014 में अपनी स्थापना के बाद से परियोजना ने उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विस्तारित सहयोग का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, शैक्षिक सहायता, नौकरी प्लेसमेंट, उद्यमिता के अवसर, आवश्यक उपकरण और आवश्यक सहायता के माध्यम से 7,055 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। स्वावलंबन परियोजना की एक प्रमुख उपलब्धि दिव्यांग रोजगार मेला 2023 थी, जो पिछले साल मुंद्रा में अडानी फील्ड ऑफिस में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिभागियों और 22 कंपनियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप 111 उम्मीदवारों को नौकरी मिली और 5 को स्वरोजगार के लिए उपकरण सहायता मिली। अडानी फाउंडेशन के बयान के अनुसार आज तक स्वावलंबन परियोजना ने 2,000 दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन किया है। सड़क हादसे से होने वाली मौतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार देश भर में शुरू करेगी ये स्कीम। 5 लाख रुपए तक कैशलेस ट्रीटमेंट देने की योजना। रिलीफ फॉर डिपेंडेंट होम गार्ड्स। दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटी, सैकड़ों परिवारों को मिली राहत। न्यूज 1 इंडिया शाम के 4:23 13 दिसंबर 2024 होगी गवर्नमेंट रिलीफ फॉर डिपेंडेंट होम गार्ड्स। दिव्यांग होमगार्डों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उनके निर्देश पर होम गार्ड्स विभाग ने आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। युगपुरुष आश्रम इंदौर में स्थित एक धार्मिक संस्थान है, जो बच्चों, वृद्धों और जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य करता है। आश्रम में रहने वाले बच्चों और अन्य व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 4 वर्षीय बच्ची की मौत कैसे हुई? बच्ची की मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। 2024 में युगपुरुष आश्रम में कितनी मौतें हो चुकी हैं? 2024 में युगपुरुष आश्रम में यह 8वीं मौत है। पिछले कुछ समय में कई मौतें रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन हर मौत के कारण अलग अलग रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है। 4 क्या आश्रम में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाए गए हैं? मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों द्वारा आश्रम में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। 5 आश्रम में मौतों की बढ़ती संख्या पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आश्रम में मौतों की बढ़ती संख्या पर जांच जारी है और प्रशासन मामले की गहनता से समीक्षा कर रहा है। यदि किसी प्रकार की लापरवाही या कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। गूगल और एनसीईआरटी की हुई साझेदारी।
छात्रों के लिए 29 भाषाओं में लॉन्च होंगे यूट्यूब चैनल। अमर उजाला शाम के 4:20 10 दिसंबर 2024 यूट्यूब ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसर्ट के साथ साझेदारी की है, जिससे भारत के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यह साझेदारी कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए नए यूट्यूब चैनल लॉन्च करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही यूट्यूब नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग (NPTEL) के साथ भी मिलकर प्रमाणित पाठ्यक्रम और IIT प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विकल्प प्रदान करेगा। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए समर्थन। यूट्यूब का कहना है कि वह एनसर्ट के साथ मिलकर कई नए चैनल लॉन्च करेगा, जो देश के दूर दराज के हिस्सों में छात्रों के लिए सीखने की पहुंच को बढ़ाएंगे। ये चैनल कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। कंटेंट 29 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा में भी सामग्री प्रदान की जाएगी, जिससे दिव्यांग छात्रों को बेहतर पहुंच मिल सके। ये चैनल आने वाले महीनों में भारत में लॉन्च किए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs में प्रवेश केवल उच्च रैंकिंग वाले छात्रों के लिए होता है, लेकिन अब YouTube के माध्यम से IIT की जानकारी को आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। न्यायालय ने दिव्यांग अभ्यर्थी के दाखिला में लापरवाह रवैये पर चिंता जताई। दिप्रिंट रात के 10:18 11 दिसंबर 2024 दिल्ली। 11 दिसंबर भाषा। उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांग श्रेणी के एक अभ्यर्थी को मेडिकल में दाखिला देने में लापरवाहीपूर्ण रवैये पर चिंता जताते हुए बुधवार को केंद्र के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने अधिकारी को 12 दिसंबर को सुबह करीब 10:30 बजे उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने आदेश में कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित याचिकाकर्ता के प्रवेश से संबंधित मामले में नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि न्यायालय सरकारी अधिकारियों को अदालत में उपस्थित रहने का सामान्य तौर पर निर्देश नहीं देता है। उसने कहा, प्रतिवादी संख्या 2 के लापरवाहीपूर्ण रवैये को देखते हुए हम महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को 12 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए बाध्य है। पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 23 सितंबर के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार की याचिका को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली में हुई अनोखी शादी। दूल्हा दुल्हन ने दिव्यांग लोगों को बांटी व्हीलचेयर। आज तक रात के 8:15 बजे 11 दिसंबर 2024 ली के वसंत कुंज में एक शादी समारोह में दिव्यांग लोगों को खास तौर पर बुलाया गया था। ये शादी समारोह दिल्ली के भसीन परिवार में थी, जहां आंचल और विभोर ने 7 फेरों के बाद परिणय सूत्र में बंध गए। इस निर्णय से उन सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस नीति के बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होगी, जिसमें जिला स्तर से लेकर DG होमगार्ड मुख्यालय तक सिफारिशें और जांच शामिल होंगी। इस पहल के तहत स्वास्थ्य विभाग की भूमिका को भी बढ़ाया गया है, जिससे पात्रता का सही आकलन सुनिश्चित हो सके। सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 4 चरणों की व्यवस्था लागू की है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पुराने लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। 2022 में अपात्र उम्मीदवारों की भर्ती और अनुग्रह राशि के दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, जिसने सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सुधार का अवसर मानते हुए नई प्रक्रिया तैयार करवाई। नई व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका को मजबूत किया गया है। चिकित्सा जांच में प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल किया गया है, ताकि पात्रता का सही आकलन हो सके। हर स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार समितियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से दिव्यांग हो चुके होम गार्ड्स जवानों के परिवारों ने खुशी जाहिर की है। अब निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लंबे समय से लटके मामलों के समाधान का रास्ता खुलने से यह कदम सैकड़ों परिवारों के लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। दिव्यांगों को कौशल प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। उद्योग पीयूष गोयल आपका राजस्थान। दोपहर के 12:13 13 दिसंबर 2024 नई दिल्ली। 13 दिसंबर INS। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योगों को दिव्यांग नागरिकों को कौशल प्रदान करने,
प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के तरीके विकसित करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री गोयल ने नई दिल्ली में BML मुंजाल पुरस्कार 2024 में अपने संबोधन के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को कौशल प्रदान करने और दिव्यांग नागरिकों को सक्षम बनाने के आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से ब्रेल में कौशल विकास उपलब्ध करवाने को कहा। गोयल ने मुंबई में SIPZ का उदाहरण देते हुए कहा, कुछ ऐसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है जो दिव्यांग नागरिकों को स्वतंत्र बनने में मदद करें, जैसे SIPZ, जहां रत्न एवं आभूषण क्षेत्र द्वारा 500 दृष्टिबाधित बच्चों को उसी उद्योग में नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि उद्योग जगत के लीडर दिव्यांगों की ताकत की पहचान करें और उन्हें रोजगार के योग्य बनाएं। उन्होंने आगे कहा, शिकायत केंद्र और ग्राहक सहायता केंद्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां दिव्यांगजन काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे खेल में भी काम के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हम दिव्यांगजनों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए खेल महोत्सवों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने हीरो ग्रुप के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सफर पर आधारित द मेकिंग ऑफ हीरो नामक पुस्तक का भी जिक्र किया। उन्होंने ऑटोमोबाइल विनिर्माण में भारत को विश्व मंच पर ले जाने के लिए कंपनी के प्रयासों पर प्रकाश डाला। पुस्तक को ब्रेल में भी जारी करने के लिए आयोजकों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, यह प्रयास दिव्यांगजनों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गोयल ने यह भी उम्मीद जताई कि पुस्तक कई उद्यमियों को रोजगार सृजक बनने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि 4 अरब लोगों की सामूहिक प्रतिबद्धता भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और ऐसा तब होगा जब वे बड़ी आकांक्षाएं रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के आयोजकों से विकसित भारत की यात्रा में पुरस्कार समारोह में स्टार्टअप और युवा संगठनों को शामिल करने का भी आग्रह किया। शुरू की जाएगी